गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक हो? तो आज हम लोग स्टार्ट किया जाए। ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे टॉपिक नंबर 3 और आज का होगा टॉपिक नंबर 4। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पे कैसे निकालते हैं, अर्थ पे कैसे निकालते हैं और बहुत सारी वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट किए थे, न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। और आज उसी ग्रेविटी वाले टॉपिक्स को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे आज हम लोग के ग्रेविटेशन टॉपिक 4 पे न्यू हैं वो जाकर पहले आप टॉपिक 3 क्लियर कर लीजिए, टॉपिक 1, 2, 3 देख लीजिए। बाकी चैप्टर्स भी आपके लिए पढ़ाए गए हैं, उस पर आप देख सकते हैं उसको। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4। ग्रेविटेशन टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। आप लोग बुक, कॉपी, पेन सब निकाल लीजिए, नोट्स बिल्कुल बनाइए। बिना नोट्स बनाए आप लोगों का पढ़ना यूजलेस टाइप का है। आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, देखिए, समझिए और फिर से नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे। दिया हुआ a stone is dropped from a height. A stone is dropped from a height. Is dropped from a height of. A stone is dropped from a height of 20 meter. और लिखा how long will it take to reach the ground? How long will it take to reach the ground? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें कहा है कि what will be the speed when it hits the ground? What will be the speed when it hits the ground? When it hits the ground, ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इसका स्पीड क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद होगा हम बताए थे कि कोई भी चीज जब ऊपर जाएगा तो जी क्या होता है? माइनस होता है। अपवर्ड जाने पे जी माइनस होता है और ऊपर जाने पे भी 0 होता है। तो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अच्छा, इसका उल्टा क्या है? नीचे जब आएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा। डाउनवर्ड में जी का वैल्यू प्लस होगा डाउनवर्ड में। और दूसरा चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उस कंडीशन में यू उसका 0 होता है। U मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और V मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, V मतलब फाइनल वेलोसिटी। इतना क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है तो एक पत्थर को फेंका गया, नीचे आके गिरा 20 मीटर हाइट तक, 20 मीटर हाइट तक आके गिरा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? नीचे आएगा तो G का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब इसमें आपसे कहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो उस नीचे आएगा तो U क्या होगा? 0 होगा। तो V इज इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कौन सा लगाएंगे? H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो H का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू बैठा दो। H का वैल्यू 20 दिया है, U का वैल्यू 0 इंटू T प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 हो गया। जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो 20 इज इक्वल टू हो गया, ये इसको कैंसिल करेंगे 4.9, तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, जी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था इस क्वेश्चन में। जी का वैल्यू 10, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तब 9.8, इसको वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। तो जी का वैल्यू हो गया 10, ये कैंसिल करिए 5, तो ये हो गया 5t स्क्वायर। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो टी का वैल्यू आएगा 2 सेकंड। ठीक, तो टाइम इसका आ गया 2 सेकंड। टाइम आ गया 2 सेकंड। क्लियर? टाइम इसका हो गया 2 सेकंड। क्लियर है? अब व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? जब नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या है? जब वो नीचे गिरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या है पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगा दो। नीचे जब गिर रहा था, जब यहां पहुंचा तो u 0, मान लो इसके पहले यहां पर, तो v का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है।
तो v स्क्वायर यू स्क्वायर का वैल्यू 0, 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, तो ये हो गया 400 v स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट कर लो 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसको नोट करिए आप। नोट कर लिया? नोट कर लिए? चलिए अब उसके आगे एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसको जल्दी से नोट करिए तब दूसरा क्वेश्चन नोट करें हम। चलिए हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा व्हेन अ क्रिकेट बॉल when a cricket ball thrown vertically upward when a cricket ball thrown vertically upward, ठीक है, thrown vertically upward, it reaches a maximum height, it reaches a maximum height of 5 meter. फर्स्ट पार्ट में कहा है व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, ठीक है, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, ठीक, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल पहले कहा है। दूसरे में क्या कहा है, व्हाट वाज द इनिशियल, वाज सही से लिख लो, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। और सेकंड पार्ट में कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता है या कभी 9.8, जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो ले लेना। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो क्या दिया है इसको पढ़िए आप। लिखा है व्हेन अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एक बॉल को ऊपर की तरफ यदि फेंक दिया गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है और इसका हाइट दिया है 5 मीटर। पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, इनिशियल स्पीड जब ऊपर फेंका जाएगा तो v 0 होगा। इसमें पूछा है कि आपको u कितना होगा और g का वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये ऊपर फेंका जा रहा है तो इसका g का वैल्यू माइनस में होगा, g क्या होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh फॉर्मूला लगा दीजिए आप। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। याद है, थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू हो गया u स्क्वायर, 2 इंटू जी का वैल्यू हो गया -10, h का वैल्यू हो गया 5। तो ये हो गया माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये कैंसल हो गया तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। तो u इक्वल टू 100 का अंडर रूट करेंगे तो u का वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये क्या आया, पहला पार्ट का आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल आया 10 मीटर पर सेकंड। अब कहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब सबसे ऊपर, यहां पर पहुंचने में हाईएस्ट पॉइंट ये है ना, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हाउ मच टाइम मतलब टी फाइंड आउट करना है आपको। तो v इज इक्वल टू u प्लस gt लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस gt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो v का वैल्यू हमको 0 होगा, क्योंकि ऊपर जब जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे v 0, ऊपर जाने पे नीचे आने पे u 0। तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू 10 आ गया, प्लस g का वैल्यू -10 इंटू t। इस 10 को इधर ले आएंगे तो -t इज इक्वल टू -10 इंटू t।
माइनस माइनस प्लस हो गया, 10/10 इज इक्वल टू टी। ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो टाइम आ गया इस क्वेश्चन का, आ गया टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। क्लियर है? इसको नोट करिए, नोट करिए जल्दी, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिए? एक चीज याद रखिएगा, ऊपर जाएगा v0, नीचे आएगा u0, ऊपर जाएगा g का वैल्यू माइनस अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, नीचे जाएगा g का वैल्यू प्लस। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टोन फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। स्टोन फॉलिंग लिखा है फ्रॉम ए बिल्डिंग, स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड and reaches the ground 2.5 seconds later. Reaches the ground 2.5 seconds later. How high is the building? How high is the building? How high is the building? बिल्डिंग जो है उसका ऊंचाई आपसे पूछा है कि बिल्डिंग का ऊंचाई बताइए कितना होगा। BUILD, ठीक है। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, और जी का वैल्यू इसमें आपको कहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा है, आ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, BUILDING, ये बिल्डिंग। एक पत्थर को ऊपर से गिरा दिया गया, ठीक है, एक पत्थर को ऊपर से गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग का हाइट दिया है 2.5 मीटर। बिल्डिंग का हाइट जो दिया है वो 2.5 मीटर और ये ग्राउंड लेवल है। ये कौन सा लेवल है? ग्राउंड लेवल। तो बिल्डिंग का जो ऊंचाई दिया है वो 2.5 मीटर लिखा है। हाउ हाई इज, नहीं ये देखो दूसरा चीज दिया है, कंफर्म कर लिए, 2.5 सेकंड्स दिया है। एक लिखा है कि एक स्टोन को, एक पत्थर को यहां से गिराया गया तो नीचे आने में, ये ग्राउंड लेवल पर टच करने में उसको टाइम लग गया 2.5 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड लगा। मतलब इस पत्थर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या होगा, पत्थर को बिल्डिंग को ऊपर से फेंक दिया गया, यहाँ ग्राउंड लेवल पे आकर टच किया, 2.5 सेकंड लगा उसको। अब आपसे कहा है कि इस बिल्डिंग का आप हाइट बताओ कि कितना है, यही आपको हाइट फाइंड आउट करना है। गिवन देखो क्या क्या है, जब कोई चीज नीचे, जब पत्थर या कोई भी चीज जब नीचे आता है तो यू होता है 0। क्लियर है? इतना सही है। जी का वैल्यू जब नीचे आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी क्लियर है। टाइम इज इक्वल टू दिया है 2.5 सेकंड, ये भी क्लियर। और कुछ इसमें नहीं दिया। एच आपको फाइंड आउट करना है, तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा लो, तो एच इज इक्वल टू यू का वैल्यू होगा 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.5 का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 0 प्लस, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4.9, तो 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो h इज इक्वल टू 4.9 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25। तो चलो 6.25 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4.9 से 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2, थर्ड कैरी 2 54 और 2 56, ठीक। उसके बाद ये हो गया 24 25 हो जाएगा, 0 0 25। तो ये आंसर आ गया 52603। तो ये आ रहा है आंसर, ये हो रहा है 30.625 मीटर। मतलब इस जो बिल्डिंग का हाइट आएगा वो 30.625 मीटर होगा। ये आ गया आपका आंसर, खत्म। तो देख रहे हैं आपके कितना इजी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। आपको 2-3 चीज याद रखना है। ऊपर जाएगा V0, नीचे आएगा U0। ऊपर जाएगा तो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी G माइनस, नीचे आएगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी G प्लस। ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। और इस तरह के इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कहते हैं, कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। जहां पर ए किससे रिप्लेस्ड हो जाता है, ए रिप्लेस्ड हो जाता है जी से,
और s जो है वो रिप्लेस हो जाता है h से, s रिप्लेस हो जाता है, s रिप्लेस हो जाएगा, s रिप्लेस्ड बाय h। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें। हो गया, ये नोट कर लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ पीस ऑफ स्टोन, आप पीस ऑफ स्टोन दिया है, हम बोल रहे हैं आप लिखते भी चलो। अ पीस ऑफ स्टोन is thrown vertically upward, is thrown vertically upward, a piece of stone is thrown vertically upward, it reaches the maximum height, it reaches the maximum height, it reaches the maximum height in 3 seconds. ठीक है, it reaches the maximum height in 3 seconds if the acceleration of the stone, if the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square, calculate the initial speed, initial velocity of the stone, calculate the initial speed of the stone with which it was thrown upward। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है आप इस पे ध्यान दो। लिखा है अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर को ऊपर फेंक दिया गया, ये ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से एक पत्थर को ऊपर फेंक दिया गया स्टोन को। ठीक है, और ये लिखा है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पर। ये कहां है, इस पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, और इस मैक्सिमम हाइट पे लिखा हुआ है कि उसको टाइम लगा 3 सेकंड। ठीक, उसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में 3 सेकंड लगा। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन भी, जिसमें से ऊपर जाएगा तो g का वैल्यू जो होगा -9.8 मीटर पर सेकंड होगा। ये क्लियर है, g का वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, g का वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो -9.8 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ऊपर कोई चीज जाता है तो g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जब कोई भी चीज ऊपर जाएगा तो g का वैल्यू क्या होगा, माइनस। ठीक, g का वैल्यू माइनस हो गया। अब कहा है कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड, कोई चीज ऊपर जाता है तो v 0 होता है, मैक्सिमम हाइट पे v 0 होता है, u आपको फाइंड आउट करना है। चलिए निकाल लीजिए जल्दी से, तो v 0 u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, और g का वैल्यू दिया है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो v का वैल्यू हमको 0 दिया है, u का वैल्यू u है, g का वैल्यू -9.8 है, और टाइम का वैल्यू 3 दिया है। तो 0 इज इक्वल टू u -8, 3 या 24, और 27 to 29। ये u इधर है, ये u इधर है माइनस, तो माइनस u इज इक्वल टू 29.4, u इज इक्वल टू -29.4, तो माइनस कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछा था कि किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया था, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी विथ व्हिच वाज द स्टोन वाज थ्रोन अपवर्ड। तो इसका स्पीड जो आएगा वो आएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका आंसर, आपका नहीं मतलब पत्थर को ऊपर फेंकने का आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आगे देखिए।
हो गया आपका? चलिए, हो गया, वेरी गुड। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं टॉपिक प्रेशर। हम लोग अब टॉपिक देखेंगे प्रेशर। हम लोग टॉपिक्स अब देखने वाले हैं प्रेशर, फोर्स, थ्रस्ट। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। प्रेशर, फोर्स, थ्रस्ट और एरिया, ये सब चीज आपस में कैसे रिलेट करता है, ये सारी चीजों को अब हम लोग समझेंगे एक एक करके, बारी बारी करके। ठीक, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड। स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सरफेस इन टू डायमेंशंस। इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन का मतलब होगा कि जैसे रेक्टेंगल है एक यहाँ पर, ये जिसका लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। इस रेक्टेंगल का ये लेंथ हो गया L हो गया, और इस रेक्टेंगल का ये हो गया ब्रेथ, जिसको हम लोग कहेंगे B, और ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है कि इसी जैसे कि इसी बुक को मान लो हम यहाँ पर रख दिए, इसी बुक को यहाँ पर रख दिए, तो ये इस बुक को रखने से इस बोर्ड का कितना जगह ढक गया, इस बुक को यहाँ पर रख देने से इस बोर्ड का कितना एरिया ढक गया, वही उसका एरिया होगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ठीक है, एरिया जो है हमेशा या मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, यही सब में होता है एरिया। इतना तो आपको पता है। दूसरा चीज, फोर्स क्या होता था? फोर्स इज इक्वल टू होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आप लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 मोशन में पढ़े, सेकंड चैप्टर में पढ़े। फोर्स चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें आप लोग पढ़े होंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब बाकी बच गया प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब है कि वो चीज, अच्छा, प्रेशर को यदि आप एक चीज ध्यान देंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रीश्योर होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वी फील द प्रेशर टू स्टडी, वी फील द प्रेशर टू सॉल्व द मैथ्स। बिल्कुल गलत। देखो, प्रेशर का मतलब क्या है कि दुनिया में जब भगवान किसी इंसान को भेजा ना, तो वो भी बिना प्रेशर के नहीं आता है। इंसान को भी जो है जब उसकी माँ प्रेशर लगा देती है तभी वो इंसान दुनिया धरती पे आता है। इसका मतलब है कि प्रेशर का मतलब आप वो प्रेशर मत समझिए। प्रेशर को आप संधि विच्छेद करके यदि समझेंगे तो प्रेशर ये बताता है कि प्री प्लस श्योर, मतलब जिस चीज के लिए आप पहले से श्योर है वही तो प्रेशर है। मतलब आपको प्रेशर नहीं झेलना है, आप पहले से श्योर रहिए कि ये चीज करके ही हम छोड़ेंगे, बिना ये चीज किए हम दम नहीं भरेंगे। ये दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। ये तो बात हो गया हम लोगों की अपने समाज की। अब यहां देखते हैं प्रेशर का जो फॉर्मूला है। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। मतलब कोई भी बॉडी पे जब फोर्स लगेगा तो पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। जैसे कि मान लो ये बुक है, इस बुक को यहां पर रख दें तो इस बुक का 1 मीटर स्क्वायर या इस बुक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या इस बुक का 1 मिलीमीटर स्क्वायर का जो जगह है वो कितना प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर कितना फोर्स लगाता है, सॉरी, इस बुक का 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर का स्क्वायर का जो जगह है वो कितना फोर्स लगा रहा है इस पैनल पे, उसी को कहेंगे हम लोग प्रेशर। समझिए, 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है कितना फोर्स लगा रहा है किसी जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर। और प्रेशर का जो, अच्छा इतना नोट कर लिए पहले, प्रेशर इतना नोट करो तो बताएं। अब चीज देखो, अब क्या होता है एक चीज कि प्रेशर का मतलब है यूनिट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होगा तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग इसका और अदर यूनिट भी होता है। अदर यूनिट जो होता है वो पास्कल है, बार है, टॉरिसेली भी होता है, टॉरिसेली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम लोग उसको ऐसे भी नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। चलो इतना नोट कर लियो ना, चलो इतना को इरेज कर दें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऐसे भी नापते हैं 76 सेंटीमीटर एट मरकरी लेवल, एट मरकरी लेवल। Hg मतलब मरकरी। अच्छा, आप ये जानकारी के रख लेना, मतलब दिमाग में ये बैठा लेना कि मरकरी जो है एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब ओनली लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल, ठीक है। मेटल में सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मरकरी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर एट Hg लेवल। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम लोग नापते हैं 776 सेंटीमीटर Hg लेवल, मरकरी लेवल पे, या 760 मिलीमीटर एट मरकरी लेवल। इसको क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, पता है 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, इसीलिए इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 760 मिलीमीटर आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब इसके आगे देखें, इसके आगे बताएं। ये तो हो गया। अच्छा, ये सब इसका यूनिट है। अच्छा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ तो 1 पास्कल को ऐसे डिफाइन करेंगे कि 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द pressure, 1 Pascal is defined as the pressure exerted, exerted by the object. 1 Pascal is defined as the pressure exerted by the object by a force of 1 Newton, 1 न्यूटन का over an area of 1 meter square, over an area of 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 पास्कल जो है वो ऐसा प्रेशर होता है जो किसी भी बॉडी के ऊपर जब लगेगा तो इसका मतलब कि 1 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगेगा, नहीं पर यूनिट 1 एरिया, ठीक है। पर मतलब डिवाइड, पर मतलब डिवाइडेड, पर मतलब डिवाइडेड बाय एरिया, पर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ओवर एन एरिया। नहीं, ओवर एन एरिया नहीं होगा, क्या होगा? ओवर पर एरिया, ठीक है। ओवर क्या लिखेंगे? ओवर पर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओवर पर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना, 1 न्यूटन फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पर मतलब डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 पास्कल। तो इसको नोट कर लेंगे आप, नोट करिए जल्दी, इसको जल्दी नोट करिए। चलिए, हो गया ये, वेरी गुड। अब एक चीज समझते हैं, थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज इक्वल टू, थ्रस्ट का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट, ठीक है। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ओवर एन एरिया इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट, ठीक। क्या बोले, समझ गए? फोर्स एक्टिंग perpendicularly over an area is called as thrust, is called as thrust। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगा ना किसी एरिया पे तो उसको कहेंगे थ्रस्ट। इसको नोट करो। हो गया? नोट कर लिया सब लोग? नोट करो जल्दी से। चलो, नोट हो गया, समझ गया। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलरली लगेगा तो दैट इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट। देखो, फोर्स यदि परपेंडिकुलर हो गया तो इसी को हम लोग कहेंगे थ्रस्ट।
समझ गए? तो प्रेशर इज इक्वल टू, देखो हो सकता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू, यही फोर्स यदि परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, इस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग जब फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसको कहेंगे थ्रस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमको बताते हैं, देखो जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल से हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे लगा रहे हैं। इस बॉटल से यदि हम लोग फोर्स अपने हाथ पे ऐसे लगाएंगे टेढ़े में, तो ये क्या कहलाएगा, सिर्फ फोर्स कहलाएगा। मतलब अपने हाथ में हमारे सिर्फ प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, 90 डिग्री एंगल पे नहीं लग रहा। लेकिन यदि इसी पे अब क्या है, देखो ये एकदम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं ना। अब जैसे दीदी एकदम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लगने पे क्या कहेंगे, उस फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड था, इस ग्राउंड पे मान लो हम कोई ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो एकदम 90 डिग्री पे हो, कितना डिग्री, 90 डिग्री पे हो, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। अब इसी ग्राउंड पे मान लो हम लोग इसी ग्राउंड पे मान लेते हैं, यही वाला ग्राउंड ले लो। इसी ग्राउंड पे क्या करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पे लग रहा है और यहाँ पर एंगल बन रहा है मान लो 60 डिग्री, तो ये सिर्फ फोर्स कहलाएगा, नॉट थ्रस्ट, ये सिर्फ फोर्स कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, ओनली फोर्स, नॉट थ्रस्ट। इसको हम लोग थ्रस्ट नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलरली नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको नॉट थ्रस्ट कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, फोर्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, तो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर, देन इट इज कॉल्ड एज अ थ्रस्ट। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन वही फोर्स यदि परपेंडिकुलर लगने लगे किसी बॉडी पे तो उसको कहेंगे थ्रस्ट अपॉन एरिया। समझ गए इतना, फोर्स अपॉन एरिया। और यही फोर्स परपेंडिकुलरली लगने लगे, मतलब 90 डिग्री पे लगने लगे किसी एरिया पे, तो दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज अ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हो गया, समझ गए ये आप। थ्रस्ट क्या चीज है, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का भी डेफिनेशन लिख लीजिए आप यहां पर। तो थ्रस्ट को क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक, द परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज, परपेंडिकुलर कह लो, नॉर्मल कह लो, और एट 90 डिग्री भी कह सकते हो, इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। मतलब कोई भी फोर्स जब 90 डिग्री पे लगे, या तो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर, सेम एक ही चीज है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। समझ गए अब? तो आप समझ गए। तो एक चीज याद रखना कि किसी भी बॉडी के मैक्सिमम प्रेशर जो होगा, मैक्सिमम प्रेशर व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर। किसी बॉडी पे जब मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, मैक्सिमम प्रेशर व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक, फोर्स इज परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यह है कि जब फोर्स अप्लाइड होगा तो फोर्स अप्लाइड के कंडीशन में प्रेशर है। लेकिन यदि यही फोर्स यदि परपेंडिकुलर अप्लाई करने लगेंगे, तो यही फोर्स को परपेंडिकुलर अप्लाई करने लगेंगे, तो यही प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है ना? यही फोर्स परपेंडिकुलरली लगाने लगेंगे किसी चीज पे, तब जाकर वो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर। जैसे कि इसी स्टाइलर से इसी पैनल पे हम लोग एकदम 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो हमारा प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और इसी पैनल पे जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे टेढ़े करके, इसका मतलब इस कंडीशन में मेरा प्रेशर जो होगा मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे इसको। तो आज हम लोगों का टॉपिक नंबर
टॉपिक नंबर 4 जो होगा ये एंड हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक नंबर 5। तो जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे थे उसका अपना नोट्स बना लीजिए और जाकर पिछले वीडियोस में क्या पढ़ाया गया है उसको जरूर से आप देख लीजिए। ठीक है, तब तक थैंक यू, गुड नाइट एंड सी यू अगेन।